तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनफैक्ट एनर्जी का कैलकुलेशन कर लिया था और उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और समझा रहा था, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है या क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन क्या है। तो उसमें एक और टर्म आता है, वो जरा आपको समझाना चाहूंगा और फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। आपको याद होगा तो पिछली क्लास में बात हुई है कि अगर एनर्जी का जो सोर्स है उसका अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उससे निकलने वाले एक क्वांटम का एनर्जी एच न्यू होगा, और अगर टोटल क्वांटम एन है तो वो एन टाइम्स एच न्यू हो जाएगा, जहां की न्यू फ्रीक्वेंसी है जो कि बराबर होता है सी बाई लेमडा के, और लेमडा तुम्हारा वेव लेंथ है। यहां तक हम लोगों ने बातचीत कर रखी है प्रीवियस क्लास में। आज क्लास को मैं शुरुआत करूंगा एक और डेफिनेशन से लेक्चर 7 में, और यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका क्या डेफिनेशन होता है, या व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल हमने एनर्जी के एक यूनिट की तरह पीछे किया है। आपको ध्यान होगा तो हमने ये भी पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इतने जूल के बराबर होती है। अच्छा, अब मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है क्या बेसिकली। तो देखिए है यहां पर ये कि दिस इज द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब समझिएगा, मतलब अगर कभी हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएं, ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, मान लो ये तुम्हारी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये बात तो हम समझ ही रहे हो कि नेगेटिव आयन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव आयन होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो प्लेट्स के बीच मूव करे और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो, 1 वोल्ट का, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अच्छा, एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और पोटेंशियल 1 वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब वोल्ट आएगा, और कूलम्ब वोल्ट को ही हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, जूल। कूलम्ब वोल्ट का ही दूसरा नाम क्या है, जूल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो प्लेट्स के बीच मूव करे तो वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है, चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का, वोल्टेज 1 वोल्ट है, इतने जूल आ गया। तो चाहो तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहो और चाहे इसको इतने जूल कहो, एक ही बात है। तो अगर तुम लोगों को समझ आया तो मुझे एक जवाब दीजिए, अगर समझ आया तो एक जवाब दीजिएगा कि अगर मान लो यहां पर, जैसे यहां हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जरा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करे और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सोच के जवाब दो। एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जरा सोच के जवाब दो। बिल्कुल सही बात है, सबने सही जवाब दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 10 वोल्ट से जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल से बात है, समझ आई बात। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो एक प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, कौन मूव कर रहा है, प्रोटॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो जरा बताओ प्रोटॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन हो और पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करे और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो, तो जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी ये कितना गेन करेगा। तो फिर से तुम्हारा जवाब क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में बराबर है,
तो प्रोटॉन मूव करे चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज वही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन का जवाब दो। अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक अल्फा पार्टिकल मूव करे, क्या मूव करे? अल्फा पार्टिकल, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां 5 वोल्ट है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? अल्फा पार्टिकल मूव करे, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? तो ध्यान दो कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 2 प्लस होता है। इसका मतलब यहां चार्ज भी डबल हो गया और पोटेंशियल तो 5 वोल्ट है ही, तो 2 यूनिट चार्ज है और 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो एनर्जी वो गेन करेगा वो आएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है कि समझ आया। एक लास्ट एग्जांपल, एक आखिरी एग्जांपल। एक बात बताओ, अगर यहां पर अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इस अल्फा पार्टिकल के पास इनिशियली शुरुआत में ही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ अब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी? मतलब अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव करता है लेकिन उसके पास शुरुआत में ही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पहले से है, तो अब टोटल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? सोचिए और बताइए, जवाब दीजिए। तो देखो पहले से उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले से कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब मिलेगी कितनी? तो चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2 यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिल गई, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा ओके करिए आप लोग, अगर समझ आ गया है, समझ आया है तो जरा ओके करिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बताइए क्लियर है? ठीक है, एंड डोंट वरी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सामने, सॉल्व करो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने देखे टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर डालिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन, चलिए शुरू करिए। ओके चलो तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? तो यार सिंपल सा जवाब है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई चार्ज उसका 2 इलेक्ट्रॉन का है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि इसको प्रोजेक्ट किया जाए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट फ्रॉम अ नेगेटिव प्लेट विद अ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर एक पार्टिकल है जिसको माइनस से प्लस की तरफ थ्रो किया जाए और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझेगा बात को। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस पर चार्ज +3 है, चार्ज पॉजिटिव है, +3e है, तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चार्ज इसके पास +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी चार्ज +3 इलेक्ट्रॉन का है। तो मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करें कि ये इसको स्ट्राइक न करे, मतलब अपोजिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। भाई अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी है और आप चाहते हो कि ये इसको स्ट्राइक ना करे, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? जवाब दीजिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इस पर तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दें? तो जहां तक मुझे लगता है कि 4 वोल्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर 4 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो 4 वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी उसकी घट जाएगी क्योंकि तुमने पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो पहले से एनर्जी 12 थी और अपोजिट डायरेक्शन में 12 और आ गई, नलीफाई हो गया, तो स्ट्राइक नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्ब है जिसका पावर दिया है 40 वाट। ये जो हमने कल पढ़ा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने कल पढ़ा था ना
क्वांटम रेडिएशंस के बारे में, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि बल्ब का जो पावर है वो 40 वाट है और वो काम करता है 50% एफिशिएंसी पर, और जो 40 वाट है वो 1 मिनट में एनर्जी आती है, मतलब 40 वाट पर मिनट वो एनर्जी देता है। बात को समझिएगा। वन सेकंड, नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पावर 40 वाट है तो 1 मिनट में कितने फोटान एमिट करेगा अगर वो 50% एफिशिएंसी पर काम करे। जरा सुनने की कोशिश करो। अगर पावर 40 वाट है, इसका मतलब वो 40 जूल पर सेकंड एनर्जी देता है, तो मैं कहूंगा इन 1 मिनट जो टोटल एनर्जी हमको मिलेगी वो 40 इंटू 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो हमें मिलेगा 2400 जूल। भाई 1 सेकंड में 40 जूल तो 1 मिनट में 24 जूल, और चूंकि ये काम करता है 50% एफिशिएंसी पर, तो एट 50% एफिशिएंसी जो एनर्जी मिल जाएगी वो इसका हाफ हो जाएगा, 1200 जूल। 50% एफिशिएंसी पर एनर्जी हाफ हो जाएगा, 1200 जूल। समझ आई बात? अब कहता है कितने फोटान एमिट करेगा, और वेवलेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यार बड़ी आसानी से कर सकते हो ना कि अगर वेवलेंथ दिया है तो फार्मूला है टोटल एनर्जी बराबर नंबर ऑफ फोटान इंटू hc बाय लेमडा। आपको यहां क्वेश्चन में क्या क्या पता है? E पता है, टोटल एनर्जी 1200 जूल, H और C पता है, लेमडा पता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? N मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 मिनट। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जरा ओके करो, समझ आ गया? क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जो मैंने। और आखिरी क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन आपको जो दिया है वो ये है, लास्ट क्वेश्चन में कि Br2 की बॉन्ड एनर्जी, Br2 की बॉन्ड एनर्जी 194 किलो जूल पर मोल है। पहले बात तो तुम लोग ये समझ लो, फर्स्ट पॉइंट तो ये समझ लो कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को एनर्जी देकर तोड़ा जाए और ब्रोमीन एटम्स को अलग किया जाए। इसके लिए जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट है वो आपको लिखा है 194 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे पर मॉलिक्यूल निकालना हो तो इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो तो आ जाएगा किलो जूल पर मॉलिक्यूल। पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि एक मोल के लिए यह दिया है किलो जूल पर मोल, तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए निकालें तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। मतलब तुम्हें एक मॉलिक्यूल सिंगल Br2 को तोड़ने के लिए, सिंगल Br2 तोड़ने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। तो क्वेश्चन है कि जो एनर्जी है उसका वेव नंबर क्या होगा, मतलब जो एनर्जी इस पर स्ट्राइक करेगी, जिसका फार्मूला hν हो सकता है या hc बाय लेमडा हो सकता है या hc न्यू बार हो सकता है, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। भाई 1 बाय लेमडा की जगह वेव नंबर न्यू बार हो सकता है ना। तो आप जो एनर्जी उस पर स्ट्राइक कराओगे इसका ये फार्मूला है, और पर मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी की जरूरत है। तो आप अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो hc न्यू बार मस्ट बी इक्वल टू 194 किलो जूल को मैं जूल में बदल ले रहा हूं तो इतना 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23, इतना जूल आ जाएगा ना। और अब एमकेएस में अगर सारा डेटा रख दिया जाए, यहां पर अगर सारा डेटा एमकेएस में रख दें तो H बराबर 6.6 10⁻34, C का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू न्यू बार वेव नंबर 194,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करिए तो आपको न्यू बार एमकेएस में मिल जाएगा, मतलब मीटर इनवर्स में। तो उम्मीद है कि बात समझ आई कि आपको जो 194 दिया हुआ है वो एक मोल का है। तो पर मॉलिक्यूल अगर देखें, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही लिखा है ना कि रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो मतलब एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमने अवोगाड्रो से डिवाइड कर दिया, और एनर्जी बराबर hc लेमडा hc न्यू बार जो भी लिखना चाहो लिख लो। सारा डेटा एमकेएस में रखा तो मुझे मिल जाएगा कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो फोटान स्ट्राइक करेगा उसका वेव नंबर क्या होना चाहिए। सो ओके है, समझ आ गया ये वाला भी।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा एक डिफरेंट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे यहां पर। आपको ध्यान है कि ये बातचीत हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो कि एनर्जी का फार्मूला क्या है, कैसे निकाला जाएगा। अब हम लोग यहां पर यह बात करने वाले हैं कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो कितना एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, यह बात तो समझ रहे हो कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जितना पास है वहां एनर्जी कम है, न्यूक्लियस से दूर है उतना ज्यादा है। भाई तुम्हारा एनर्जी का जो फार्मूला है वो ये है ना कि -13.6 Z²/n²। तो n अगर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी थोड़े ना घटेगी, सॉरी एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर n बढ़ाओगे तो ये मत सोचना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n बढ़ाएंगे तो एनर्जी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। कारण क्योंकि अगर n बढ़ाओगे तो एनर्जी उतना कम नेगेटिव होता जाएगा। कम नेगेटिव मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। n का वैल्यू जितना कम बढ़ाते जाओगे एनर्जी उतनी पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो कह लो एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। मतलब ऑर्बिट के पास एनर्जी कम है और ऑर्बिट से दूर एनर्जी ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बात को समझो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। हम लोग उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड है जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी। तो डेल्टा E बराबर E2 - E1, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो डेल्टा E बराबर E2 -13.6 Z²/n²। बस n2 ऑर्बिट n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में गया, माइनस ये साइन पहले से है और एक माइनस और आएगा, 13.6 Z²/n1²। इसको अगर सॉल्व करें तो डेल्टा E 13.6 जो है उसको अगर बाहर ले लें तो 13.6 Z² बाहर ले लें तो अंदर बचेगा 1/n1² माइनस 1/n2²। उम्मीद है आपको यह बात समझ आ गई होगी। एक बहुत ही सिंपल फार्मूला मिलेगा, यहां n1 से n2 हमेशा ज्यादा रखिएगा। मतलब जो छोटा ऑर्बिट नंबर है वो n1 की जगह और जो बड़ा ऑर्बिट नंबर है वो n2 की जगह, ताकि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव में आ जाए। n1 को छोटा और n2 को बड़ा रखिएगा। तो ये वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब या रिलीज होगी। बात को समझिएगा, ये वो एनर्जी का फार्मूला है जो एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। समझो, डेल्टा E बराबर फार्मूला आ गया है 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये तो एनर्जी आ गया। अगर इसी में आपसे कोई कहता कि जो एनर्जी रिलीज होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, समझो बात को, जो एनर्जी रिलीज होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आप डेल्टा E की जगह क्या लिख देते, hν बराबर 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2², और यहां से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 13.6/h Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। लेट से वहां कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी मिला उसको अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब देखिए फार्मूला एक ही है, उसी फार्मूले से हम अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि डेल्टा E का फार्मूला है 13.6 इंटू Z² 1/n1²। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिएगा। डेल्टा E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, hc/λ। जो एनर्जी रिलीज हुई
उसका फार्मूला hc/λ, जो एनर्जी रिलीज हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, और उसका फार्मूला hc/λ। तो यहां से देखो मैं निकाल सकता हूं 1/λ बराबर 13.6/h इंटू सी जेड स्क्वायर, सुनते रहें, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि 1/λ को ही मैं न्यू बार लिख सकता हूं वेव नंबर। 1/λ जो है उसी को मैं लिख सकता हूं वेव नंबर न्यू बार। और ये वाला जो टर्म है अगर आप ध्यान दें 13.6/h इंटू सी, ये कांस्टेंट है भाई। 13.6 तो कांस्टेंट था ही, और सी और एच भी कांस्टेंट है। इसको अगर सॉल्व करें सीजीएस सिस्टम में, किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो इसका आंसर आता है 109,679 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको कहा जाता है आर। आर का मतलब एक नया कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट। ये एक नया कांस्टेंट मिला हमें, राइडबर्ग कांस्टेंट। मैं दोबारा समझा रहा हूं, डेल्टा ई का ये फार्मूला तो आपने देख ही लिया था कैसे आया था। डेल्टा ई जो एनर्जी रिलीज हुई वो hc/λ कर दिया मैंने। तो फिर 1/λ के लिए 13.6/hc, 13.6/hc को अगर सीजीएस यूनिट में बदल लें, जैसे 13.6 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो उसको सीजीएस में बदलें, एच और सी को सीजीएस में डालें, तो ये फार्मूला ये आपको आंसर देगा 109,679 सेंटीमीटर इनवर्स। और इस नए कांस्टेंट का नाम है राइडबर्ग कांस्टेंट। तो तुम्हारा जो फार्मूला है फाइनली ये हो जाएगा आर, इसकी जगह हो जाएगा आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जरा मुझे ये ओके करके बताओ कि ये समझ आ गया यहां तक आपको, यहां तक आपको ये क्लियर हुआ। और ये कैलकुलेशन हमने किया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी की मदद से हम उसका फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकाल सकते हैं। एक काम करो, वेव नंबर का फार्मूला और एनर्जी का फार्मूला कॉपी पर नोट कर लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिर्फ एनर्जी और वेव नंबर का फार्मूला, फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट, ये कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं आपको, उनमें आप इनको अप्लाई कर सकेंगे। बाकी पूरा पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर लूंगा। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं वेव नंबर और वेवलेंथ ऑब्वियसली, और जो एनर्जी एमिट हुआ उस एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, जरा कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करो तब आगे बढ़ते हैं। कुछ ये डेफिनेशंस हैं उन पर अभी लौट के आता हूं मैं, लेकिन आप लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये क्वेश्चंस हैं यहां पर आपका, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करिए जरा। आप लोग सॉल्व करिए यहां पर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से यहां पर शुरू करिए, और देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं आगे बातचीत करता हूं। ओके, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करें, देखिए पहले क्वेश्चन में कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है हीलियम प्लस में, सेकंड तो फर्स्ट, तो n1 बराबर ले लो 1 और n2 बराबर ले लो 2। सेकंड ऑर्बिट से आ गया फर्स्ट ऑर्बिट में, ये ट्रांसफर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, सबसे पहले अगर एनर्जी निकालें डेल्टा ई, तो आ जाएगा 13.6, हीलियम प्लस के लिए जेड स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, शायद 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा पहले का आंसर। उसके बाद कहता है कि उसका फ्रीक्वेंसी बताओ, वेवलेंथ बताओ, लेमडा बताओ। तो आई थिंक ये सारा आप फार्मूला अप्लाई करके कर लेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट वो आप लोग कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है, देखें यहां पर
कि एक कंटेनर में, जो कि 2 लीटर का कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन गैस 2 एटमॉस्फेयर और इतने टेंपरेचर पर भरी हुई है। देखिए, इस इंफॉर्मेशन से देखिए आप क्या निकाल सकते हैं कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम आपको दिया है 2 लीटर, आपको दिया है कि इसमें भरी गैस का जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इस पर PV इक्वल टू nRT लगा के ये निकाल सकते हैं कि उसके अंदर भरी हुई गैस के कितने मोल हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि आप ये बताइए कि इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल देन कैलकुलेट टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। देखिए, यहां पर 2 स्टेप होंगे, 2 स्टेप। कौन कौन से 2 स्टेप? सबसे पहले आपका HH बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया जाएगा और हाइड्रोजन एटम्स को अलग किया जाएगा, और इसके बाद इन हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांसफर भी करना होगा। तो आपकी एनर्जी ना 2 स्टेप में एब्जॉर्ब होगी। एक तो बॉन्ड को तोड़ने में एब्जॉर्ब होगी, और फिर सेकंड टाइम आपकी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में एब्जॉर्ब होगी। तो अगर मैं यहां पर टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन करूं तो पहला हो जाएगा टोटल एनर्जी में, पहला आपका हो जाएगा यहां, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल एनर्जी कैलकुलेशन में, फर्स्ट हो जाएगा एनर्जी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, HH बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन। फिर उसके बाद एक्साइटेशन कराने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, समझो बात को। तो एक तो यहां पर यह है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी 420 किलो जूल पर मोल है, लेकिन 420 किलो जूल पर मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स से मतलब PV/RT से मल्टीप्लाई करोगे। भाई 420 किलो जूल जो एब्जॉर्ब होगी वो तो 1 मोल के लिए है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तुमने निकाल लिया है, तो पर मोल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल, ये बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई। एक्साइटेशन पर जाएं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है 13.6 इंटू हाइड्रोजन है तो Z² मल्टीप्लाइड बाई 1/1² माइनस 1/2², इतनी एनर्जी चाहिए। भाई एक्साइटेशन कराने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये जूल में आएगा, और फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो ये किलो जूल में आएगा। बात को समझो, 420 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया जितने हैं तो मिल गया कितना टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। नाउ वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और उसके लिए हमारा 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/2²। चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इतने से मल्टीप्लाई किया तो जूल हुआ, और इतने से मल्टीप्लाई किया तो किलो जूल हुआ, क्योंकि ये डेटा किलो जूल में है। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, कारण ये तो एक एटम के लिए है। अब आपको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, अगर n मोल वहां हाइड्रोजन गैस है तो मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ रहे हो। ये आपकी एनर्जी एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड है पर एटम, आपको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर n मोल हाइड्रोजन गैस है जो PV/RT से आया है, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, और हर एक H2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तब ये टोटल एनर्जी आएगी। जरा ओके करो, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, जेई का ही क्वेश्चन इनफैक्ट एक बार पूछा गया है एडवांस में। अगला क्वेश्चन था हमारा कि अगर हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में उतनी एनर्जी दी जाए, 1.5 गुना दी जाए जितनी रिक्वायर्ड है। समझो जरा, समझो।
अगर हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की बात करें, n बराबर 1 की बात करें, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो उसकी आईपी या आयोनाइजेशन एनर्जी +13.6, और आपने एनर्जी दी कितनी, आपने उसको दी कितनी 13.6 का 1.5 गुना। तो फिर रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास बची एनर्जी कितनी होगी, तो उसके पास बची एनर्जी हो जाएगी 13.6 इंटू 1.5 माइनस 13.6। भाई बाहर निकालने के लिए चाहिए 13.6, तुमने 1.5 गुना दिया तो उसमें से 13.6 एब्जॉर्ब हो जाएगा और शायद आपका 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास बची काइनेटिक एनर्जी होगी। बात को समझो, तुमने जितना चाहिए उसका 1.5 गुना दिया तो बचा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। तो क्वेश्चन है कि बताओ उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, तो हो तो गया यार, इतना अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची एनर्जी है तो यही 6.8 बराबर तुम क्या रख दो hc/λ, और यहां से निकाल लो कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका वेवलेंथ क्या होगा। बस यूनिट का केयर रखिएगा कि ये 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बेहतर इसको जूल में बदलिएगा ताकि डेटा आप सही से रख सकें। चलो अगला चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में है कि टू विच क्वांटम लेवल डज द इलेक्ट्रॉन जंप इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द लोएस्ट लेवल इफ इट इज गिवन एन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 99% ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब यह है कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि +13.6 होता है, और तुमने एनर्जी दी कितनी है, गिवन एनर्जी कितनी है, गिवन एनर्जी जो है इसका 99% है, 13.6 का 99% आपने उसको सप्लाई कर दिया। मतलब उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना होता है उसका 99% आपने अप्लाई उसको दे दिया है। तो कहता है कि टू विच क्वांटम नंबर डज द इलेक्ट्रॉन जंप, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, तो कर डालो ना। कैसे, ये जो एनर्जी तुमने दी है, अब तुम फार्मूला लगाओ कि इतनी एनर्जी अगर तुमने दिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि तुमने एनर्जी जो दी है वो कितनी है, 13.6 इंटू 99/100। भाई जिस भी ऑर्बिट में जाएगा तो इतनी एनर्जी लेकर जाएगा, बराबर 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर, कहां से, फर्स्ट ऑर्बिट से, कहां पर, यही तो कैलकुलेट करना है कि n2 क्या है। अब तुम लोग जब इसको सॉल्व करोगे जरा देखेगा, अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 99/100 बराबर 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 1/n2 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 99/100, दैट इज 199/100। और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे n2 स्क्वायर के बारे में, 1 माइनस, सॉरी ये कितना आएगा, 1 मिनट, हाँ, दिस इज 1 माइनस, तो कितना आएगा 1/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो n2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 10। मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने पर वो ग्राउंड स्टेट से 10th स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। जरा मुझे बताओ, आप लोगों को समझ आ गया यहां तक? तो मैं आगे थोड़ा बढ़ूं, उसके बाद फिर से दोबारा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले यहां पर कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो मैं फटाफट आपको समझाता हूं, ठीक है? और उसके बाद जो है वहां पर बात करेंगे फर्दर पॉइंट्स पर, फर्दर क्वेश्चंस पर। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, डेफिनेशंस, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मतलब ऐसे एटम्स के लिए जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सिर्फ 1 है, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट है यहां पर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम
और आयन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, इट इज n इक्वल टू 1। तो आपको पता ही है, पीछे पढ़ा ही चुका हूं कि आपका जो पहला एनर्जी लेवल है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। छोटी छोटी बातें हैं, बस एक बार सुन लो फटाफट। इसके बाद है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है कि स्टेट्स ऑफ द एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जैसे हमने कहा था कि पहला स्टेट ये है ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट आएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4, nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1। कहने का मतलब ये है एक प्रकार से। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखो क्या लिखा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लास्ट टाइम बताया था मैंने कि अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 Z²/n² है तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो +13.6 Z²/n² है। जैसे हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। अगर हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतनी एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो, मेरी बात समझिएगा, ये एनर्जी जो तुम सप्लाई करोगे वो मान लो किसी बैटरी से सप्लाई करते हो लेट से, और उस बैटरी के दो अपने इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इन्हीं, मतलब समझिएगा बात, और इसी बैटरी से तुम एनर्जी सप्लाई करते हो। तो मुझे बस इतना बताओ ये बैटरी कितने वोल्ट का होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए कि उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर सके। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके बाहर निकालेगा इसको, तो वो 13.6 वोल्ट, 13.6 वोल्ट। मतलब एक तरह से ये कह लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। बस अंतर यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वोल्टेज में होता है। ओके, जैसे देखो यहां लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए यही लिखा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना, 13.6 वोल्ट, और आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? तो जैसा कि अभी हमने एक्साइटेड स्टेट की बात की है, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने में जो एनर्जी चाहिए वो एक्साइटेशन एनर्जी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सिंपल से बात है। तो कैसे निकालोगे? अभी डेल्टा ई का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो उसी को अप्लाई करोगे। जैसे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड स्टेट एक ही बात है। और ये कितना होगा? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। मैं समझा रहा हूं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट का मतलब है ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना है। तो ग्राउंड से सेकंड स्टेट में जाने को कहेंगे क्या? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, या इसको कह सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट को ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हो। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक्साइटेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उसी का नाम एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो, एक्साइटेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंडेड स्टेट से
सेकेंड स्टेट में जाने में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, इनको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला टर्म है बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि अगर ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक गए तो इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाएं तो जो एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। और किसी और स्टेट से, एनी स्टेट, सेकेंड स्टेट से यहां ले जाएं, थर्ड से यहां ले जाएं, तो जो एनर्जी चाहिए उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। दोबारा बोल रहा हूं, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट एंड टेकन टू इन्फिनिटी, then this energy requirement is known as separation energy or binding energy। देखो क्या लिखा है कि energy required to move an electron from any state to infinity is called binding energy of that state। binding energy of ground state is ionization energy or of atom or ion। मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को किसी स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने का तरीका है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पहले ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? सोच के बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? बताइए। यस, बिल्कुल, फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी ही एक प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी है या सेपरेशन एनर्जी है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा वो सेपरेशन पोटेंशियल या बाइंडिंग पोटेंशियल आएगा। तो देखिए, पोटेंशियल में और एनर्जी में कोई अंतर नहीं है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि उतनी एनर्जी सप्लाई करने के लिए तुम्हें अपने सोर्स को कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट कराना पड़ेगा। और आज ही हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देखी है कि अगर 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा, 2 वोल्ट से कराओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। तो अगर आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का 13.6 वोल्ट होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एक वोल्टेज है। तो जल्दी से यहां पर देखिए, कुछ एक क्वेश्चंस हैं इस डिस्कशन पर बेस्ड। ये 3 क्वेश्चन है, मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन। देखो जरा, जल्दी से ट्राई करो। ओके, जल्दी से ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो शुरू करो, फटाफट सॉल्व करिए। ओके, आप लोगों ने कर लिया है, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, कंप्लीट हो गया। ये 4 क्वेश्चन थे आपके सामने, और पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस। ये तो बड़ा आसान का सा क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो लिथियम प्लस 2 का जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर और फर्स्ट ऑर्बिट से ही निकलेगा। भाई जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वो बात करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो फर्स्ट ऑर्बिट की होती है ना। अगला देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, अभी मैंने कहा है कंफ्यूज मत होना, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब सेकेंड ऑर्बिट में जाना है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से फर्स्ट में जाना है या फर्स्ट से सेकेंड में जाना है, जो भी कह लो। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब सेकेंड में जाना है, उसको हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। और वो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम के लिए 2 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। करीब आपका आंसर आएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आप लोगों ने कर लिया था, आंसर्स आए थे कि नहीं? ये सॉल्व हो गया था। अच्छा देखिए, यहां इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन लाइक एक एटम है जिसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 13.5। सबसे पहले इस जानकारी से हम यह पता करेंगे कि ये एटम कौन सा है। इस जानकारी से
सबसे पहले हम पता करेंगे कि एटम कौन सा है और उसके लिए हमें उसका Z एटॉमिक नंबर निकालना होगा। देखिए बाइंडिंग एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट का दिया हुआ है, तो थर्ड ऑर्बिट का बाइंडिंग एनर्जी मतलब n बराबर 3 से n बराबर इन्फिनिटी तक ले जाना है। थर्ड ऑर्बिट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी मतलब थर्ड ऑर्बिट से इन्फिनिटी पर ले जाना, और वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अगर तुम फार्मूले में डालो तो 13.5 बराबर 13.6 जेड स्क्वायर, हमको जेड निकालना है 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट, और इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा n बराबर 3 आ जाएगा, लगभग 3 आएगा, तो मैं उसको इंटीग्रल फॉर्म में 3 ले लूंगा। तो सैंपल तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये किसकी बात कर रहा है, लिथियम +2 की बात कर रहा है। फिर कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो सैंपल का। अब तो हो गया भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इस सैंपल का हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, और ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाना है। यही तो होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही कि ग्राउंड टू इन्फिनिटी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सी पार्ट क्वेश्चन का है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब कितना एनर्जी चाहिए कि उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3 से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4 में ट्रांसफर कर दें। क्या चाहिए, एनर्जी सेकंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ ऑर्बिट, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E बराबर 13.6 जेड स्क्वायर निकाल चुके हो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 से n बराबर 1 पर आए तो वेवलेंथ क्या होगी, 1/λ बराबर 13.6 नॉट 13.6, फॉर्मूला आपका होता है 1/λ बराबर r इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आपको लेमडा मिल जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस में आप सॉल्व कर रहे हो, और आर का वैल्यू सीजीएस में 109679 सेंटीमीटर इनवर्स रख सकते हैं। जरा ओके करो, पूरा क्वेश्चन समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ जो मैंने सॉल्व किया यहां पर। और आखिरी क्वेश्चन देखो क्या दिया था, आखिरी क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया, और ये आपको 15 वोल्ट दिया है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल से देखो क्या मिलेगा, 15 इक्वल टू, भाई 15 वोल्ट का मतलब है कि इनके बीच का गैप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 15 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, यह आ जाएगा 3/4, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 3। समझ आई बात, मतलब सबसे पहले हम कोशिश यहां पर यह कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहां पर कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका एटम आइडेंटिफाई करें कौन सा है। समझ आई बात, तो 15 वोल्ट फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है, तो डेल्टा E 15 हो गया, इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपका ये जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या, 15 इंटू 4/13.6 इंटू आपका 3, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें Z मिल जाएगा, और जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, एक बार Z मिल गया
तो आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। ओके, समझ आया? देखिए एक दो क्वेश्चन यहां पर और थे जो मैंने कहा था हम लोग अभी बाद में कर लेंगे, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो क्लास की शुरुआत इन क्वेश्चन से ही कर लेंगे, ठीक है। अगली बार जब मैं आऊंगा यहां पर तो इन्हीं क्वेश्चंस से ही मैं क्लास की शुरुआत कर लूंगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लें।